आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। इससे पहले मैंने आपको नक्षत्रों के बारे में बताया था। आज मैं आपको जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उनका भ्रमण कैसे होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कुंडली का फलादेश करने के लिए हमें सारा कुछ पता होना चाहिए। ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में ये सारी बातें पता होना चाहिए, तभी हम फलादेश कर पाएंगे कि कौन सा ग्रह काम कैसे क्या करेगा। ये सारी बातें जानने के लिए मैं आपको ग्रहों का भ्रमण बता रहा हूँ कि ग्रह भ्रमण कैसे करते हैं। तो मैंने आपके सामने ये एक चक्र बना रखा है जिसमें 27 नक्षत्र हैं, 12 राशि हैं और 9 ग्रह हैं। तो हमारे भूगोल शास्त्र में जो दूरी मापी जाती है वो सूर्य ग्रह से ही नापी जाती है। सूर्य ग्रह हमारा स्थिर होता है और सूर्य ग्रह के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। हाँ, जब उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो सूर्य थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाता है, थोड़ा सा मामूली झुकाव हो जाता है, और जब दक्षिणायन लगते हैं तो थोड़ा झुकाव दक्षिणायन हो जाता है। दक्षिणायन उत्तरायण कब होता है यह आपको पता होगा कि 14 जनवरी से सूर्य मकर राशि में चले जाते हैं, उस समय उत्तरायण लगता है। और इसके 6 महीने बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जुलाई के महीने में सूर्य दक्षिणायन ओर की झुकाव हो जाता है, उसे दक्षिणायन कहते हैं। यानी 14 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक उत्तरायण रहता है। तो अब आप ध्यान से बात सुनेंगे कि हमारा भूचक्र 360 अंश का होता है टोटली, और 360 अंश में हमारी 12 राशि होती हैं। एक राशि होती है 30 अंश की, और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। यानी जब हमारी ग्रहों की दशा आती है तो एक ग्रह एक चरण में भ्रमण करता है, उसके बाद दूसरे भ्रमण में करता है। एक ग्रह 3 नक्षत्रों में होता है। जैसे हमारा यह है, सबसे पहला हमारा मेष राशि आती है और केतु का प्रारंभ होता है। तो जब अश्विनी का एक चरण खत्म हो जाता है, उसके बाद वह केतु भरणी नक्षत्र में आता है, तो उस समय सूर्य की दशा लग जाती है। यानी हमारा जो 9 नक्षत्र हैं, 9 नक्षत्र में 9 नक्षत्रों में 4 राशि भ्रमण करती हैं। 9 में 4 और फिर 9 में 4, यानी 27 नक्षत्रों में 12 राशि भ्रमण करती हैं और 9 ग्रह भ्रमण करते हैं। एक ग्रह अपन नक्षत्र में आता है, उसके बाद वह दूसरे नक्षत्र में जाता है। यानी 9 यानी पूरा चक्कर लगाने के बाद एक नक्षत्र के बाद जब भरणी में जाता है तो शुक्र की महादशा लग जाती है। शुक्र भरणी के, अश्विनी भरणी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण, यानी 9 चरण में एक राशि भ्रमण करती है। ये हमारी मेष राशि हो गई। 4 चरण
अश्विनी के, 4 वर्णी के और 1 चरण कृतिका का। उसके बाद शुक्र कृतिका नक्षत्र में जाते हैं। कृतिका नक्षत्र के 2 चरण, 4 4 8 1 9, कृतिका के 3 चरण और 4 इसके और 4 3 7 2 चरण मृगशिरा के। उसके बाद दशा लग जाती है चंद्र की। इसी तरह क्रमशः केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, फिर शनि जाता है पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु जाता है पुनर्वसु नक्षत्र में, शनि जाता है पुष्य नक्षत्र में, बुध, यानी इस तरह से हमारा भ्रमण क्रम से चलता रहता है। फिर दशा घूम के केतु में आ जाती है। यानी ये केतु की दशा हर 9 चरणों में 9 ग्रह चलते हैं। हर 9 चरणों में 9 ग्रह चलते हैं। इस तरह से ये हमारे क्रमशः ये भ्रमण चलते रहते हैं। जो हमारा सूर्य है, सूर्य से सबसे नज़दीक बुध ग्रह होता है। ये करीब करीब 60 अंश के आसपास रहता है। सूर्य के बाद नक्षत्र शुक्र ग्रह आता है, शुक्र, ये करीब करीब 90 अंश के आसपास रहता है। उसके बाद हमारा शुक्र और बुध, हमारा शुक्र बुध आंतरिक ग्रह माने जाते हैं। उसके बाद हमारा चंद्र ग्रह होता है, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। यानी यहाँ पर हमारा चंद्र ग्रहण होता, यहाँ पर हमारे चंद्रमा की दशा चलती है। यहाँ चंद्रमा चलता है। उसके बाद मंगल, गुरु, शनि, ये हमारे बाहरी ग्रह माने जाते हैं। इस तरह से ये भ्रमण चलता रहता है। ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि एक राशि 30 अंश की होती है। इस तरह से यहाँ से चालू होती है राशियाँ। 180 पर हमारा चंद्र 180 अंश डिग्री की हो जाती है। 240 में धनु राशि चालू हो जाती है और धनिष्ठा पे 300 अंश पहुंच जाता है। यहाँ पर कुंभ राशि चालू हो जाती है और पूर्व भाद्र में हमारी मीन राशि स्टार्ट हो जाती है। ये मीन राशि चलती है, रेवती तक चलती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये हमारा हमको नक्षत्रों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा नक्षत्र किस राशि का है और कौन सा नक्षत्र का स्वामी कौन है। जब दशाएं आती हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, जब एक राशि दूसरी राशि में जाती है वहाँ थोड़ा बदलाव आता है। वो ये देखना पड़ता है कि कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु। हमारे शनि, राहु, केतु, मंगल ये ग्रह हमारे नवग्रह होते हैं। शनि और मंगल पापी ग्रह माने जाते हैं। वैसे पापी होते नहीं हैं, लेकिन ज्योतिष गणना के अनुसार इनको पापी मान लिया जाता है। और शुभ ग्रह होते हैं चंद्र, बुध, शुक्र और बृहस्पति। जो शुक्र हमारे हैं और बृहस्पति हैं, ये दोनों ब्राह्मण वर्ग के हैं। बृहस्पति हमारे देवताओं के गुरु हैं और शुक्र हमारे देवताओं के गुरु हैं। यानी ये दोनों गुरु हैं। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये चक्र ऐसे बना होता है।
सूर्य के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और चंद्रमा उपग्रह है जो हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। हमारा चंद्रमा मेन आधार है ज्योतिष कुंडली का, क्यों चंद्रमा के आधार पर ही सारी गणना की जाती है। चंद्रमा के अंडर 27 नक्षत्र होते हैं, इनको कहते हैं, ये इनकी पत्नियों के नाम हैं। तो यानी मेन हमारा जो कुंडली में रोल होता है, जो मेन काम होता है वो चंद्रमा का और नक्षत्रों का होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक ग्रह एक नक्षत्र पार करके दूसरे में आता है, वो दूसरे की राशि होती है, और जब तीसरा चरण होता है वो तीसरे की राशि होती है। यानी एक ग्रह अपने अंडर में 8 ग्रहों के लेकर के चलता है। हर ग्रह अपनी अपनी जगह हर एक के घर में जा कर के ठहरता है। जैसे केतु की मंगल की 7 वर्ष दशा होती है, ऐसे भी दशाओं के अनुसार एक ग्रह सबके घर में जाता है और वापसी घूम करके ग्रहों की गति के अनुसार वापसी उसी राशि में दोबारा उतनी साल बाद ही आता है। जैसे केतु नक्षत्र हमारा है तो ये 7 साल बाद पूरा घूम जाएगा, 7 साल के बाद दोबारा आएगा। यानी हर ग्रह की ये दशा होती है। तो ये आपको बता दिया कि ग्रह भ्रमण चक्र कैसे होता है, ये सारा मैंने बोर्ड पे आपको लिख करके बता दिया है। ऐसे बोर्ड पे लिख करके आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं तो इस बोर्ड को खोल करके आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में चल रहा है और कौन सी राशि में। यानी एक और जो हमारे 9 चरण होते हैं, तो एक राशि के 9 चरण होते हैं, 12 राशि होती हैं। 12 राशियों के 108 चरण हुए। 108 चरण को में ही अच्छा शब्द होता है कि बच्चे का कौन सा नाम रखा जाए, तो वह गणना करके ये सारी बातें बताई जाती हैं। बुध जो सूर्य जो ग्रह होता है, बुध और शुक्र का इतना दोष नहीं माना जाता अस्त होने का, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के नज़दीक रहता है, इसका दोष कोई खास नहीं माना जाता, और शुक्र का भी दोष खास नहीं माना जाता। चंद्रमा का दोष तो बिल्कुल ही नहीं माना जाता, क्योंकि वो तो हर 1 महीने बाद अमावस में सूर्य चंद्रमा दोनों इकट्ठे होते हैं। इनका दोष यूँ नहीं माना जाता कि जो सूर्य हमारे हैं वो राजा हैं और चंद्रमा रानी हैं, इन दोनों का दोष नहीं लगता। कुंडली में 6, 8, 12 में सूर्य चंद्रमा बैठ भी जाए या वहाँ का स्वामी हो, उसको इतना दोष नहीं माना जाता। सबसे ज़्यादा दोष माना जाता है पापी ग्रहों का। मंगल, शनि और राहु केतु का कोई घर नहीं होता, वो जिसके घर में बैठते हैं उसका ही फल देते हैं। अगर जैसे कोई हमारा केतु या राहु ग्रह है किस राशि में बैठा हुआ है तो वो उसके स्वामी का फल देगा। अब मंगल राहु की राशि में बैठा हुआ 1 में 8 में, तो वो मंगल का ही असर देगा। यानी केतु और राहु का कोई घर नहीं होता, बाकी ग्रहों के अपने अपने घर होते हैं, उसी तरह से वो फल देते हैं। सबसे ज़्यादा खराब जो कुंडली में घर होते हैं वो होते हैं 6, 8, 12। 6, 8, 12 भाव के स्वामी कहीं भी बैठे हों वो उस घर का में हानि पहुंचाते हैं। यानी हमारी मेन कुंडली में 6, 8, 12 सबसे खराब भाव होता अष्टम। अष्टम भाव बहुत खराब माना जाता है,
क्योंकि अष्ट हमारा मृत्यु का भाग होता है। छठा घर जो होता है वह बीमारी का होता है, और 12वां घर होता है वह आय व्यय का होता है। आय व्यय का इतना खराब असर नहीं होता, क्योंकि हमारा जो 12वां घर है वो सैया सुख भी कहलाता है। अगर 11वें भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह है, यानी बृहस्पति है, 9वें घर का स्वामी धनु है और बृहस्पति 12वें घर में बैठा है, तो हमारा 11वां घर होता है आमदनी का, इच्छा का। तो वो पैसे में अच्छी कमाई करेगा और अच्छे काम में ही खर्च करेगा। और कोई बुरा ग्रह बैठा हुआ है तो वो उसके लिए ठीक नहीं होता, उसमें उसकी हानि होती है। यानी 12वें घर में पापी ग्रह बैठने से सैया सुख में कमी आती है, यानी दाम्पत्य जीवन में कमी आती है। और शुभ ग्रह बैठा हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है। इसके बारे में मैं आपको आगे ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि कौन से ग्रह कैसे क्या फल देते हैं। आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार। आपको मेरे ये जो मैंने आपको बताया वो कैसा लगा, इसके आप कमेंटमेंट करके बताएं, तो मुझे पता पड़ेगा कि हाँ हमारे ज्योतिष के प्रेमी सीखने वाले इसको देख रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो मेरा हौसला और बढ़ेगा। फिर मैं आपको और नई नई बातें आगे बताऊंगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार।